नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर को की रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में आपका स्वागत है। औरंगजेब की तारीफ से शुरू हुआ विवाद उसकी कब्र तक पहुंच गया है। अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग हो रही है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इसी पर बड़ी चर्चा। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। सिर्फ आपस में लड़ाने के अलावा बीजेपी को दूसरा कोई काम नहीं है। अबू आजमी ने औरंगजेब का जिन्न बोतल से बाहर निकाला था। अब बात उसकी कब्र तक जा पहुंची। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए। जब आप कहते हैं कि हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है, फिर लोग कहेंगे ये तो नफरत की भाषा है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, एक एक करके सब झुकेगा। दूसरी तरफ संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने देश के नाम पर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए, वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है? इस दुनिया में कहीं प्रश्न उठना चाहिए, इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो। आरएसएस के जो नेतागण हैं वो दर्दे नई नई बातें सामने लेकर आते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। भारत और इंडिया मैं मानता हूं एक ही है। ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि कल्चरल एग्रेशन किया जाएगा और उस कल्चरल एग्रेशन की बुनियाद पे इस मुल्क की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये पार्लियामेंट ब्रिटिश ने बनाया था, इसको तोड़ दो। ये मुगल ने बनाया, इसको तोड़ दो। ये ताजमहल शाहजहां ने बनाया, इसको तोड़ दो। वो जो मोदी जी ने कुछ टॉयलेट बनाया है, उसके अलावा रहेगा क्या? फिर विभाजन की राजनीति है, तजाद की राजनीति है। उससे क्या है कि हर इस मुद्दे से वो अपना फायदा लेते हैं। पहले ये तय करें बीजेपी और आरएसएस वाले कि हमारे बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गलत इतिहास और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भारत में औरंगजेब का क्या काम? तो हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं जाने माने पोएट मनोज मुंतशिर, जो आज हेडलाइंस में भी है, न्यूज मेकर भी हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि औरंगजेब को लेकर आपका जो बयान है उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपने तो सीधे तौर पर कह दिया कि वहां पर उसको तोड़ने की भी क्या आवश्यकता है, उसे तो कुछ और ही बना देना चाहिए। ये मैंने इन्हीं लोगों की बातें दोहराई हैं जो कुछ लिबरल्स, सेकुलर्स और बहुत ज़्यादा भारत को समझने वाले लोग, जब हम श्री राम मंदिर की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे और हमें ये बार बार कहा जा रहा था कि भाई क्या ज़रूरत है राम मंदिर बनवाने की, राम तो कण कण में हैं, तो वहाँ कोई स्कूल खुलवा दो, वहाँ कोई अस्पताल खुलवा दो, वहाँ कोई अनाथालय बनवा दो। तो मैं भी कहता हूं कि हाँ, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जो आक्रोश है देश का औरंगजेब के लिए, उनकी कब्र के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी मज़ार, उनकी कब्र तोड़ने की। वहाँ शौचालय बनवा दो। वो एक मॉन्यूमेंट है जो नेशनल शेम का मॉन्यूमेंट है, वो राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस देश में कौन है जो औरंगजेब को सेलिब्रेट करना चाहता है। लेकिन शौचालय बनाने किसको इस बात पे आपत्ति है कि उस आतताई की, उस आक्रांता की, उस दुराचारी की कब्र तोड़ी जाए? मनोज, मेरा आपसे काउंटर प्रश्न ये है कि शौचालय बनाने की आप बात कर रहे हैं, अब इस पे भी विवाद हो जाएगा। शौचालय बना दो। इस देश में तो औरंगजेब प्रेमी एक पूरी लॉबी है, एक गैंग है। देखिए, शौचालय मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम स्वच्छ भारत को सपोर्ट करते हैं। अच्छी चीज़ है, बननी चाहिए, देश के कोने कोने में बननी चाहिए, टॉयलेट्स होनी चाहिए, स्वच्छता हमारा धर्म है। और अगर औरंगजेब की कब्र, जिसको कि मैं तो टूटने से बचा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों का आक्रोश है, वो तो तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो बचा रहा हूं, मैं सुरक्षित रख रहा हूं कि भाई मत तोड़ो, रहने दो, ये कैसा सुरक्षित है? क्षमा करो, हमारा क्षमा धर्म है, क्योंकि उसको उसकी सही जगह दिखाई जा रही है। एक व्यक्ति जिसने हमारे साथ अनगिनत नाइंसाफियां की जब वो शासन में थे, जरा उनकी कारगुजारियां आप याद करिए। ये उस आदमी की बात आप कर रहे हैं जिसने जजिया टैक्स हिंदुओं पर दोबारा लाद दिया, जिसने धर्मांतरण के लिए हिंदुओं को मजबूर किया, जिसने हमारे पूज्य गुरु
तेग बहादुर जी की निर्मम हत्या करवा दी, वो व्यक्ति जिसने काशी और मथुरा सहित सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले, वो व्यक्ति जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की दुर्दांत हत्या करवाई, वो व्यक्ति जिसने गो हत्या की खुली छूट दे रखी थी मुसलमानों को अपने कार्यकाल में, जिसके होने पे होली और दिवाली जैसे हिंदू फेस्टिवल्स बैन हो गए थे, वो व्यक्ति जिसकी वजह से शादियां हमारे हिंदू घरों में दिन की बजाय रात में होने लगी, क्योंकि ये पता था अगर शादियां रात में हुई तो ही शायद हम उसके प्रकोप से बच पाएं, वरना हम हिंदुओं के यहाँ हमारे रीति रिवाजों में, हमारे संस्कारों में रात की शादी की कोई जगह नहीं थी। लेकिन इस देश में तो औरंगजेब रोड भी रही है और औरंगजेब को रहमतुल्लाह कहा जाता है, और इस देश में एक नहीं कई नेता हैं जो औरंगजेब प्रेमी लॉबी के बड़े हिस्से हैं। वो कहते हैं मंदिर बनाया औरंगजेब ने। इनके दिन, जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। मैंने भी सुना है, ऐसे लोगों की बातें सुनी हैं, और इनको शर्म नहीं आती है कि एक ऐसे देश में जिसका इतिहास औरंगजेब ने खून से रंग दिया है, जिसके इतिहास में अगर आप उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लाल पन्ने औरंगजेब के दिए हुए हैं, उसकी हिमायत में ये लोग खड़े होते हैं। और दुख तब होता है जब कुछ हमारे मुसलमान भाई बहन इनसे गुमराह होते हैं, जब मस्जिदों के मेंबरों से तकरीर की जाती है औरंगजेब के फेवर में, और एक बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय गुमराह होता है, उसको जिंदा पीर समझता है, उसको औलिया समझता है, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के भारतवर्ष में दारा शिकोह के इस्लाम की पूरी जगह है, उसका सम्मान है, उसकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन औरंगजेब के इस्लाम की ना कोई जगह है और ना हम वो जगह रहने देंगे अब। जी, लेकिन औरंगजेब की जब तारीफ करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं लोग, मैं अबू आजमी की बात कर रहा हूं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहा हूं, ये तो बड़े नेता हैं, आपके मन में क्या थॉट आता है? मैं असउद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं, मैं वारिस पठान की बड़े बात कर रहा हूं। नेता जी, ये तो बिल्कुल, ये वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की गंदी और छोटी और ओछी राजनीति है जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमने बार इलेक्शंस में देखा कि दिस इज नॉट वर्किंग, बट इनके पास है क्या और कहने के सिवाय। और एक बात जान लीजिए, इनके खिलाफ में कोई बयान इसलिए नहीं देना चाहता अमीश, क्योंकि मैं कितना भी ऊंचा बोल लूं, कितना भी अच्छा बोल लूं, लेकिन मैं कुत्ते से ज्यादा बेहतर भौंक नहीं सकता। मैं बात ही कर सकता हूं ना, मुझे भौंकना नहीं आता है। तो ये जो कुछ भौंकने वाले आपने नाम मुझे बताए हैं, इनके साथ ना मेरा कोई वैचारिक जुड़ाव है, ना मैं इनकी बात को बहुत बुरी तरह से खंडन करना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग इस लायक भी नहीं कि इनका खंडन किया जाए। जी, लेकिन पहले बात बोली जाती है, फिर विवाद होता है, फिर शब्द को वापस लिया जाता है। लेकिन मैं अब आता हूं एक और विषय के ऊपर, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। संभल आजकल बहुत चर्चा में है, और वहां के जो सीईओ हैं उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने बोला 52 बार साल में जुम्मा आता है, होली तो एक दिन आती है। उसको लेकर बड़ा बवाल हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक पहलवान है, अब पहलवान है तो उसने बयान ये दे दिया। आप क्या कहते हैं, क्या एक पुलिस अफसर का यह बयान जायज है? डेटा बताया है, इसमें गलत क्या है? जुम्मा साल में 52 बार नहीं आता है, गलत है। होली साल में एक बार नहीं आती है, गलत है। क्या गलत है इसमें? क्या समझ में नहीं आ रहा है हमें? लेकिन क्या आपको लगता है, क्या और जहां तक संभल का सवाल है, जी बोलिए। मैं अभी थोड़े दिनों पहले संभल जाके आया, जहां कल की पीठ का शिलान्यास हुआ, और संभल का इतिहास हमने पढ़ा हुआ है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमारे सनातन में, हमारे जो हिंदू वांग्मय है, पूरा सनातन वांग्मय है, उसमें बहुत बड़ा महत्व है उस स्थान का। अगर ऐसा कुछ है कि कहीं हमारे मंदिर दबे पड़े हुए हैं, वो मज़ारों के नीचे हैं, वो दरगाहों के नीचे हैं, वो कब्रों के नीचे हैं, वो मस्जिदों के नीचे हैं, अगर हिंदू भावनाएं सिर्फ ये चाहती हैं कि एक बार हमें बताया जाए कि अगर ऐसा कुछ है हम उसको रिक्लेम करें, तो मैं समझता हूं उसमें न्यायालय को और जुडिशरी को और सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। और अगर हम गलत हैं तो हम चुप हो जाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे। हम थोड़ी कुछ, हमने तो जो हमारी सबसे पवित्र जगह थी उसके लिए भी अदालत में लड़ाई लड़ी हमने। हम कभी सड़कों पे नहीं उतरे, हमने कभी किसी का खून नहीं बहाया। आप हमें बताएं कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि राम मंदिर की लड़ाई में हमने किसी का सर काट दिया हो। हम तो न्यायालय में ही लड़ते हैं, हम तो जुडिशरी में ही लड़ते हैं। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले जी का कहना है कि अब अपने देश में को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए, क्योंकि हम में भी अभी तक अंग्रेजियत का विचार कायम है, इसलिए हम इंडिया बोलते हैं। अब इंडिया और भारत में डिवीजन क्यों? इस पर आपका टेक क्या मनोज जी? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, इंडिया इज भारत है, भारत इज इंडिया, कि शायद
नो, यस, इंडिया इज भारत एंड भारत इज इंडिया, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिर्फ शब्दों पे आप क्यों रोक रहे हैं? आप इसकी संस्कृति पे भी जाएं। पूरी दुनिया में शायद हम अकेले देश होंगे जो अपने आप को किसी दूसरे के दिए हुए नाम से बुलाते हैं। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, मुझे बताइए कि क्या कोई और देश है जो दूसरों के दिए हुए नाम से अपने आप को बुलाता है? नहीं, इंडिया पे आपत्ति है। मेरा सवाल मनोज जी आपसे है, क्या इंडिया पे आपत्ति है दत्ता जी को भी और आपको भी? ऐसा लगेगा? इंडियन कल्चर पे बिल्कुल इंडियन कल्चर पे आपत्ति है। इंडिया बोलने के साथ साथ एक इंडिया की संस्कृति, जो इंडिया का कल्चर है, जो करप्ट कल्चर है, वो भी हमारी तरफ आता है। हम पश्चिमी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें रुग्ण कर देती हैं, उस पर बिल्कुल आपत्ति है। और एक बात हम कब समझेंगे कि हम माउंट बेटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास के भारत में रहते हैं। इतनी सी बात अगर दत्ता जी ने बोल दी तो क्या बुरा बोल दिया और क्या समझ में नहीं आ रहा है किसी को? जी अच्छा, ये वक्फ को लेकर बहुत तूफान चल रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है, हो सकता है एक्ट भी ये पास हो जाए। मेरा प्रश्न ये है कि शिया धर्म के गुरु हैं मौलाना सैयद कल्बे जावेद साहब, उन्होंने कहा कि मंदिरों में मौजूद बेशुमार धन दौलत है, बहुत संपत्ति है, बेशुमार संपत्ति है इस देश के मंदिरों के पास, सोना चांदी है, देश की भलाई के लिए बाहर निकाले ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। जैसे वक्फ की संपत्ति को पर कानून आ रहा है, वैसे ये जो संपत्ति है, ये जो धन दौलत है, इसको भी खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए। इस राय से आप सहमत हैं कल्बे जावेद? पहली बात तो मंदिरों के पास, जी, मंदिरों के पास जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी धन दौलत है, वो आउट इन द ओपन है, सब कुछ डिक्लेयर्ड है। हम तो टैक्स भरते हैं। मंदिरों के पास बाकायदा सीएस होते हैं, मंदिरों के पास बाकायदा उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से रिवील किया जाता है, जो सरकार के पास है। तो क्या छुपा हुआ है? जो छुपा हुआ है वो बाकी जो मजहब हैं उनके पास क्या पैसा आता है, कितना आता है, टैक्स भी नहीं भरना, तो उनका सब कुछ छुपा हुआ है, हमारा तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाता, जब तक इस देश के सभी साधु, महात्मा, संत, ऋषि, मुनि एक साथ और सारे हिंदू एक साथ इकट्ठा होकर सनातन बोर्ड नहीं बना लेते, तब तक वक्फ बोर्ड हमारी बाहें मरोड़ता रहेगा और हम देखते रहेंगे। जी, आप कह रहे हैं सनातन बोर्ड नहीं बना लेते तब तक वक्फ बोर्ड आपकी बाहें मरोड़ता रहेगा। लेकिन एक सवाल आपको, कि होली का त्योहार आने वाला है और आपसे मैं कुछ सुनना भी चाहूंगा, आप कुछ अपनी भाषा में अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन एक सवाल उससे पहले, क्या इस देश में हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है बीते कुछ सालों के अंदर, खासतौर पे जब से मोदी आए हैं? इस सवाल का जवाब आप कैसे देते हैं मनोज मुंतशिर? और आप भी इसमें सहपाठी हैं, आप भी भागीदार हैं इसके अंदर, इस हिंदू मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए। आपके यूट्यूब में आप जो वीडियो बनाते हैं उससे भी हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा होती है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मनोज? 60-65 साल हमें दबाया गया, हमें कुचला गया, हमारे देवी देवताओं को गाली दी गई, हमें जय श्री राम बोलने से प्रतिबंधित किया गया। 60-65 साल हम दबे रहे, और अगर अचानक हमें हमारी आवाज़ मिल गई तो हम बुरे हो गए, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी बात कह पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम राम का नाम इज्जत से लेना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि हमने 60-65 साल क्या ज़िंदगी जी है। और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री श्री मोदी को कि वो 100 करोड़ हिंदू जो इस देश के हैं, उन्होंने उनको स्वाभिमान दिया है। आज हम स्वाभिमान से सर उठा के जीते हैं और हम जीते रहेंगे, क्योंकि ये बात तो अब रुकने वाली नहीं है। ये तो सिर्फ एक आगाज भर है, एक शुरुआत भर है। एक बात मैं और जाते जाते आपसे कह के जाऊंगा, मैं जानता हूं कि ये आपका चैनल देखते हुए अभी बहुत सारे लोग, वो हमारे बाप का हिंदुस्तान, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये जो एक सवाल है ये फिर उठेगा कि भाई हिंदुओं के बाप का हिंदुस्तान नहीं। एक तो ये कमाल है कि ये हिंदुस्तान है लेकिन हिंदुओं के बाप का नहीं है। मैं उनको एक जवाब देके जाना चाहता हूं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। तो फिर जब आप कहते हैं कि हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है, अब फिर लोग कहेंगे ये तो नफरत की भाषा है। ये नफरत की भाषा नहीं है, ये हिंदुस्तानियत की भाषा है, ये होली पे तो प्रेम बांटा जाता है। कहता हूं कि शिवाजी और राणा को प्रेम भय बिन होय न प्रीत, आपने पढ़ी होगी रामायण, रामचरितमानस बाबा तुलसीदास लिख के गए हैं। तो अभी तक तो खैर अभी तक तो यही चला है कि एक तरफा ही प्रेम किया है हमने। कभी किसी ने कहा था कि दिल्ली से हम ही बोला करें अमन की बोली, यारों कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पे बात कही गई थी, लेकिन आज मैं यही कह रहा हूं कि अभी तक तो एक तरफा प्यार की बातें होती रही। और दूसरी तरफ
सेकुलर कौन है ये सर्टिफिकेट बांटने का हक आपको दे रखा गया था कि भाई जिसको आप कहते हैं वो सेकुलर है, जिसको आप कहते हैं वो कम्युनल है। हिंदुत्व को कम्युनल कहा गया जितनी बार हमने अपने इष्ट देवों के नाम लिए, जितनी बार हमने मंदिरों में नारियल चढ़ाए, जितनी बार हमने प्रसाद चढ़ाए, जितनी बार हमने भगवा पहन लिया, उतनी बार हम कम्युनल हो गए। तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो हमें कम्युनल ही समझ लिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब ये नहीं छोड़ेंगे, अब ये भगवा तन से नहीं उतरेगा। अब ये भगवा आप कह रहे हैं ये भगवा कल्चर को हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए होली का त्योहार है तो चलते चलते कुछ अगर आप सुना पाए तो अपने अंदाज में। होली के मैं अब गीत और गज़लें और नगमे क्या सुनाऊं, लेकिन मैं एक बात मैं देख रहा हूं चारों तरफ, ये भी तो मुझे बात तकलीफ दे रही है। होली नहीं मनाओ, क्योंकि होली मनाने से तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। आप पानी मत खर्च करो, पानी तो बहुत प्रेशियस चीज़ है। ये कमाल है, हमारी होली दिवाली पे फिर से जैसे औरंगजेब के ज़माने में बैन लगाया गया था, अब कल्चरल बैन लगता है। कल्चरल बैन क्या है कि नौजवानों को गुमराह कर दो कि भाई ये लोग पानी वेस्ट करते हैं। दिवाली पे अगर हमने दिए जला लिए तो अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाएगी। ये जो इस तरह का नैरेटिव है ना, इसका पूरी तरह से खंडन और इसकी निंदा करने की ज़रूरत है। मैं बड़े प्रेम से देशवासियों को कहना चाहता हूं कि ये राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव, ये सौहार्द का उत्सव होली मनाएं, और जो लोग आपको होली मनाने से रोकते हैं उनको उनकी जगह दिखाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात करने के लिए। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं ऐतिहासिक भूल का विश्लेषण। इतिहास के साथ छेड़छाड़, मुगलों की क्रूरता को छिपाया जाता रहा, औरंगजेब की बर्बरता पर पर्दा डाला गया, शहर का नाम औरंगाबाद और सड़क का नाम औरंगजेब रोड रखा गया। यह कितना बड़ा तमाचा था इस देश की बहुसंख्यक आबादी पर। अब तुष्टीकरण के मैं पहले चरण पे आता हूं, पंडित नेहरू की सरकार की मैं बात करता हूं। एशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में यह सरकार लाई। चलिए एक्ट लाई, लेकिन केंद्र को किसी भी ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण का अधिकार मिला इससे। और साथ ही साथ औरंगजेब की कब्र फिलहाल एएसआई के संरक्षण में ही है। यानी ऐसा नियम कानून बनाया जिससे औरंगजेब की कब्र को प्रोटेक्शन मिल गई। आइए मैं अब आता हूं एक बड़े फैक्ट के ऊपर। औरंगजेब की कब्र पर कितना खर्च होता है? 17,000 रुपए प्रति महीना, और केंद्र से इसकी फंडिंग होती है क्योंकि एक्ट बना हुआ है इसलिए। शिवाजी महाराज का मंदिर है सिंधुदुर्ग के अंदर, 250 रुपए महीना महाराष्ट्र सरकार का यह अनुदान है। सोचिए, शिवाजी वो शिवाय जिसने इस देश की मिट्टी के लड़ाई लड़ी, उसके लिए 250 रुपए और औरंगजेब के लिए 17,000 रुपए। ये मैं सत्य और तथ्य आपके समक्ष रख रहा हूं विश्लेषण के अंदर। आइए, विलेन कैसे बना हीरो, ये क्रूर राजा कैसे बना हीरो। क्रूर हत्यारे औरंगजेब की कब्र को आज तक सजाया जा रहा है। टैक्स पेयर का पैसा देशवासियों का खून बहाने वाले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा फैक्ट है। आइए आता हूं मैं तुष्टीकरण का दूसरा चरण। तुष्टीकरण का दूसरा चरण, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई कांग्रेस की एक और सरकार। 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धर्मस्थल का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। इस कानून से अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो वो हिंदुओं का नुकसान हुआ। और इस एक्ट का असर क्या हुआ, आइए इस एक्ट के असर पे बात कर लेते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल के अस्तित्व को चुनौती देना परमानेंट, उस पर बैन लग गया, इसलिए इसका हिंदुओं को नुकसान हुआ। अब मैं बड़े सवाल की तरफ आता हूं, और काशी मथुरा जैसे कई नाम आपके सामने हैं जहां पे हिंदुओं के दावे पे ब्रेक लग गया। लेकिन क्या ऐतिहासिक गलतियों को पीछे छोड़कर अब नया भारत आगे बढ़ेगा? दत्तात्रेय होस बोले ने भी बोला है, ये भारत की बात है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनका अभिनंदन है। प्रोफेसर पाशा है मेरे साथ, राजद के प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं फराज किदवाई, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मौलाना अंसार रजा है मेरे साथ, गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनका अभिनंदन है। आप सबको मेरा नमस्कार। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं आज सीधा गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, सीधे तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में औरंगजेब की मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हिंदू मुसलमान का दौर बढ़ रहा है इस देश के अंदर, क्या आपको जायज लगता है? गौरव भाटिया 50 सेकंड। जी, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं
तो जो खोया हुआ गौरव है ना भारत का, वो अब हम प्राप्त कर रहे हैं। और क्यों मैं ऐसा कहता हूं, इससे पहले संतुष्टिकरण की नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो जी। और मैं आपको बताता हूं कि देखिए किस तरह से हमने देखा, कासगंज यूपी में एबीवीपी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें हिंसा हुई, चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई। करौली राजस्थान में हिंदू नववर्ष के मौके पे 20 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश में अभी हमने देखा क्या हो रहा है, नूह में सब लोग देख रहे हैं। ये जो पहले मनमोहन सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया था ना, ये सार है इनकी राजनीति का। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों का, खासकर मुसलमानों का पहला हक है भारत के जो संसाधन है। नरेंद्र मोदी जी ने अब दिखाया है कि नहीं, जी सबका बराबर हक है संसाधनों पे। और औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था, कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा औरंगजेब क्रूर शासक है, लेकिन मैं विवेक से बात करूं। जी ओके 1 मिनट डन। विवेक से बात 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। मेरा सीधा प्रश्न आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि ये औरंगजेब के चक्कर में समूचा विपक्ष फंसता जा रहा है? ये औरंगजेब से आपका क्या लेना देना है? एंड दिस इज न्यू इंडिया, नया भारत है। नहीं, कोई नया भारत नहीं है, कोई नया भारत नहीं है। बैकवर्ड भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक इश्यूज पे बात मत करो, उन चीजों पे बात करो जिनका न सिर न पैर। 50 साल उस आदमी ने औरंगजेब की बात किसने करी? क्या गौरव भाटिया और उसकी पार्टी ने करी औरंगजेब की बात? माफ करिए, मैं बीच में टोक रहा हूं मैं आपको। मैं विवेक जी कह रहा हूं, औरंगजेब की बात गौरव भाटिया और उसकी पार्टी ने करी या समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने के एक बड़े नेता ने करी? और उसकी वकालत कर रहे थे कई सिपाही और कई और एक इतिहास का विपक्ष की। अरे बाबा, ही वाज द मुगल एम्परर ऑफ दिस कंट्री फॉर 50 इयर्स। आप क्या करेंगे? पन्ने फाड़ने लगेंगे इतिहास की किताबों के, जाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी पन्ने फाड़ेंगे। वो था ना राजा इस मुल्क का 50 साल, वो था ना मुगल एम्परर, और उसमें बहुत सी कमियां थी, गलतियां थी, कुछ क्रुएलिटी भी करी, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। बहुत से मंदिरों को दान भी दिया, महाकालेश्वर को दान दिया, जहां जहां हिंदू राजा उसके दोस्त थे, इनवाइट करते थे, मंदिरों को जमीनें भी दी। दोनों पक्ष देखिए ना, ये एक तरफा कह देना कि साहब एक आदमी बुरा है और एक आदमी अच्छा है। हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह लीजिए ना। हिस्ट्री को ही पढ़ के उसको बुरा कहा जा रहा है। हिंदू बनाम मुसलमान क्यों कर रहे हैं? क्यों हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे हैं आप? नहीं, मैं उत्तर दूंगा। 90 साल की उम्र तक अपनी सेना के साथ कवायद करता था, घोड़े पे चढ़ता था। वो एक सिंपल राजा था जो सिर्फ अपनी खुद की बिल्कुल सिंपल राजा नहीं था, क्रूर शासक था। बैठ के कैलीग्राफी करता था। जिसने अपने बाप को अपने भाई का सर कलम करके तख्ती पे सजा के बैठा। सम्राट अशोक ने अपने वो साफ सुथरा राजा था आपकी राय के अंदर। सम्राट अशोक ने कितने भाइयों को मारा? ओके गौरव भाटिया 1 सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। ओके विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। शांत रहिए, गुस्से में मत रहिए। हिंदू राजाओं की लिस्ट दूंगा। अरे भाई नहीं, हिंदू राजाओं की लिस्ट दूंगा जिन्होंने अपने भाइयों को मारा। ओके गौरव भाटिया, उसके खिलाफ बीजेपी बोले। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, विवेक जी की बात को मैंने सुना और आपने अगर ध्यान दिया, उन्होंने क्या कहा, कुछ गलतियां भी करी थी, कुछ क्रूरता भी करी थी। 46 लाख हिंदुओं को मार दिया और ये कुछ है। और यहाँ पे लड़ाई किस बात की है? विचारधाराओं की लड़ाई है। और सबसे पहले ठीक है, इतिहास ये कहता है कि वो एक राजा था, लेकिन हमारा हीरो कौन होगा विवेक भाई, ये हमें तय करने का हक है। और जो भारत है, भारत की जनता है, तो करो ना। वो तय कर रही है कि हमारे हीरो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ये होंगे। अब इस पे आपको क्या परेशानी है? आपको अबू आजमी और अखिलेश यादव पे सवाल उठाने चाहिए। अखिलेश यादव ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी, बल्कि उन्होंने समर्थन किया अबू आजमी का और उसको अभिव्यक्ति की आजादी बता दिया। तो अगर कब्र में से कोई जिंदा कर रहा है औरंगजेब को, तो वो तो अखिलेश यादव है। और यही कांग्रेस पार्टी कहती है। ओके मैं रुक करता हूं, फराज किदवई का रुक करता हूं मैं। महाराज जी की बात, गौरव यू मेड पॉइंट। ओके विवेक 10 सेकंड चाहिए मुझे। विवेक बिल्कुल आप 10 सेकंड लीजिएगा, लेकिन मंजूर मुंतशिर हैं, जाने माने गीतकार हैं, लेखक हैं, वो कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटाने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस हत्यारे के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं, वो तो शौचालय बताने की बात कर रहे हैं। ये सब उसके आप साथ हैं? ये नॉनसेंसिकल बातें हैं। हाँ, और जिन मुंतजिर साहब की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो चंद्रशेखर आजाद को कहा कि ये तो ब्राह्मण जाति के हैं,
और इसलिए इसमें ब्राह्मण जाति का एक ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, जबकि वो कॉमरेड थे। तो इनके मुंतजिर साहब का तो मैं जितना बोलूं वो कम है। दूसरी बात, गौरव भाटिया जी सुन लीजिए आप, औरंगजेब के प्रशासन में जितने ज्यादा हिंदू एम्प्लॉयड थे वो किसी मुगल एम्परर में नहीं एम्प्लॉयड थे। उनके जो मेन जनरल थे जय सिंह, उन्हीं की वंशज दिया कुमारी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान में है। दिया कुमारी कौन है? दिया कुमारी के पूर्वज कौन थे सर? दिया कुमारी के पूर्वज कौन थे? जय सिंह थे। कौन थे जय सिंह? सिपह सालार थे औरंगजेब के। सिपह सालार थे औरंगजेब के। तो यही तो बात हुई जब जय सिंह और शिवाजी में बटे, वही तो बात हुई। आप सही बात कह रहे हैं। जय सिंह की आप बात कर रहे हैं। जब शिवाजी और जय सिंह में बटे, जब जय सिंह और शिवाजी में बटे तो कट गए। सच्चाई तो यही है ना, जब बटे हैं तब तो फिर कटे हैं, फिर वही बात आ जाएगी। ओके ओके, शोर नहीं मचाने का चर्चा, आप शोर मचा रहे हैं। अब विवेक जी मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। देखिए फिर तो वही लाइन आ जाएगी, बटेंगे तो कटेंगे। जब जय सिंह और शिवाजी में बटे तो कट गए। ठीक है, मैं रुक करता हूं। मैं ये इस पूरी चर्चा को खाद पानी अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। ओके ओके ओके, फराज किदवई ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। फराज किदवई, ओके सर एक सेकंड, अब आप साइलेंट करिए ना। आप आपने बात को रख लिया, पूरा आपको वक्त मिला। फराज किदवई, क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में आपकी पार्टी के एक नेताओं का नहीं, कई नेताओं का विशेष हाथ है? मतलब क्या आपको लगता है? और दत्तात्रेय होसबोले ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कुछ दिन पहले। उन्होंने बोला कि ये नया भारत है। आप पुरानी सोच में ही अटके पड़े हैं। अमीश जी, देखिए अमीश जी, अभी आपने दो बातें बोली। आपको पता है कि आज आपसे भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज हो जाएगी, और वो इसलिए नाराज हो जाएगी कि आपने अभी कहा कि औरंगजेब के इस विवाद को औरंगजेब के ऊपर पूर्व विराम लगा दिया जाए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है कि औरंगजेब के ऊपर पूर्व विराम लगा दिया जाए? अरे साहब अमीश जी, औरंगजेब अब अपनी कब्र में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसकी रूह है, और उन्होंने बांध रखा है कि भैया तुम हमारे बड़े काम में हो, क्योंकि तुम्हारी औरंगजेब तुम्हारी जेब में हमारे भर भर के वोटर हैं। दूसरी बात अमीश जी, अभी आपने 250 और 17,000 वाली बात करी। अरे 11.5 साल से, लगभग 11 साल से नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या कर रहे हैं? मतलब अगर पंडित नेहरू ने कोई गलती की थी तो उसको करेक्ट क्यों नहीं किया गया अमीर जी? तो आप साथ हैं? सीधा ये नहीं तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से बाहर होना चाहिए औरंगजेब की कब्र को। यू आर विद इट? से यस अमीर जी, आप बोलिए ना, यस बोलिए। और क्या शौचालय बनना चाहिए औरंगजेब की कब्र पर, जो मनोज मुंतशिर ने बोला? यू आर विद इट? बंदोपाध्याय और अमीर जी पूरी बात तो करने दिए मुझे। जी करने दे। मैं ये मानता हूं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने हिंदू भाइयों के मंदिरों को तोड़ा, लेकिन कश्मीर के राजा हर्ष, इंडिया की हिस्ट्री में वो एक इकलौते राजा थे जिन्होंने हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को चुराने के लिए, जब आप ये बोलते हैं तो औरंगजेब को डिफेंड करते हैं था। और सुनिए, और उस पद का नाम था धर्मस्थपाल। और डॉक्टर रुचिरा शर्मा जो हिस्टोरियन है वो ये बताती हैं। तो औरंगजेब ने, जब आप ये तमाम तर्क लेके आते हैं तो औरंगजेब को डिफेंड करते हैं। नहीं अमीर जी, डिफेंड बिल्कुल नहीं करे। राजा हर्ष के साथ भी वही होना चाहिए जो औरंगजेब के साथ होगा। नहीं तो बताइए ना, आप एएसआई, आप नहीं, एक सेकंड, एक इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है, मेरा कार्यक्रम बहुत लंबा है, आपको मैं पूरा वक्त दूंगा। अंसार रजा को दिखाइए एक तरफ, और एक तरफ दिखाइए फराज किदवई साहब को। फराज किदवई, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है आपसे, इधर उधर नहीं। क्या आपको लगता है एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से बाहर होना चाहिए औरंगजेब की कब्र को, हाँ या ना? अमीर जी कल नहीं आज कर दीजिए। ठीक है, नहीं भारतीय होना चाहिए कि नहीं करेगी। आप साथ हैं इसके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे एक सेकंड सुनिए। नहीं पूरी बात आपने बोला ना कि समाजवादी पार्टी डिमांड की औरंगजेब, यही कह रही है ना, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल बयान है कि औरंगजेब की कब्र से एएसआई का प्रोटेक्शन हटना चाहिए। यस और नो? यू सेड दिस, जस्ट नाउ सेड इट। मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी अमीर जी, और मुझे पूरी बात, अरे आप अपना बोलिए ना। पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। बीजेपी तो अखिलेश जी के बारे में भी बहुत कुछ बोलती है, आप अपनी पार्टी का विचार रखने के लिए आए हैं ना। अरे सर सुनिए, आप तो सेकुलर हैं। सुनिए तो अमीर जी, पूरी बात आप नहीं करने देंगे तो फिर बात नहीं आएगी। जी, मैं ये बोल रहा हूं कि
औरंगजेब ने जो अत्याचार किए वो गलत थे, उनके हम खिलाफ हैं, लेकिन राणा कुंभा ने 1468 में तलवार से जब आप ये सब बोलते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होता। की हत्या हुई और उनके बेटे ने की, ये और सब और वो पूजा कर रहे थे। अब क्या कार्रवाई करी आपने, क्या कार्रवाई करी आपने अपने मुंबई के उस नेता पर जो इतना बड़ा नेता है, मुंबई का अध्यक्ष है अबू आसिम आजमी, क्या कार्रवाई करी आपने? पूजा करते टाइम उनकी प्रोटेक्शन में तो अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया। ओके मौलाना अंसार रजा, ये देश की सेकुलर लगता है गिर गए हैं वो, तबीयत ठीक है उनकी क्या? एक सेकंड जरा चेक करिए, उनको दिखाइए स्क्रीन पर एक बारी। कौन गिर गया? एक सेकंड, फराज साहब आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, चेयर टूट गई थी, चेयर टूट गई। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो थैंक गॉड, भगवान का, ईश्वर का शुक्र है। आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना ध्यान रखिए, आप एक बारी पानी पीजिए, ध्यान रखिए। मैं बहुत चिंतित हो गया था आपको जब गिरे, तो मेरा दिल बिल्कुल एकदम मुझे लगा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, आप पानी पीजिए आराम इत्मीनान से और ध्यान रखिए अपना। ओके अंसार रजा, अब औरंगजेब की बात करते करते कुर्सी भी टूट गई, लेकिन देश की सेकुलर सियासत औरंगजेब पे क्या ना कराए। आप भी औरंगजेब की साथी हैं, और मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं और बहुत वेरी सीरियस क्वेश्चन टू यू। फराज भाई आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है, वो चेयर टूट गई है। चलिए कोई नहीं, कुर्सियां हैं, टूटती रहती हैं सर, कुर्सियां बनी ही टूटने के लिए हैं। कोई बात नहीं, टूटती रहती हैं। अभी बीजेपी की कुर्सी टूटने वाली है तो जी टूटती रहती हैं। बहरहाल अब हम मुद्दे पे आते हैं। देखिए अमीश जी, इस मुल्क का की खुशनसीबी कहिए या दुर्भाग्य कहिए जी, जिस मुल्क में तरक्की की बात होनी चाहिए थी, वहां कुछ सेकुलर नाम निहाद पार्टियां हमें औरंगजेब और बाबर पर उलझा करके रखा हुआ है एक जमाने से। ये सेकुलर पार्टियां, मैं किसी और की बात नहीं करता, कभी भी हमारी कलम की बात नहीं करती, हमारी कॉपी की बात नहीं करती। सब ये आते हैं, ये करोगे तो बीजेपी आ जाएगी, ये करोगे तो बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई बीजेपी अभी 10 साल 11 साल से है ऑलरेडी, कब तक डरेंगे हम? इस सेकुलर पार्टियों के भ्रम में कब तक फंसे रहेंगे हम? हमारी तरक्की की बात कब करेंगे? हमारी एजुकेशन की बात कब करेंगे? हर चौथा आदमी हिंदुस्तान का भिखारी है या गरीब है, कौन बात करेगा इस पे? औरंगजेब की बात कर तो रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रही है, उससे हमें रोजी रोटी मिल जाएगी। औरंगजेब की बात आप लोगों को पसंद आ रही है? सुनिए, अबू आसिम आजमी बोलते हैं, सुनिए अबू आसिम आजमी क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, अवधेश क्या बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी रोजी रोटी सेट है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो सेट नहीं है, वो परेशान है, वो इन सब लफ्जों से वो नहीं पढ़ना चाहता औरंगजेब और बाबर में, वो अपनी कारोबार करना चाहता, रोजी रोटी उसको बीजेपी सेट करेगी। सेफ नहीं है, हाँ, क्या इन्होंने ये बोला? उसको बीजेपी सेट करेगी भाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों को। हिंदुस्तान एक सेकंड, ये किसी के बीच में नहीं बोले, बीजेपी और लेफ्ट दोनों बोलने लग गए। उनको 30 सेकंड तो दे दीजिए, जो 40 सेकंड भी नहीं हुए उनको बोलते हुए। बोलिए विवेक जी, मैं बड़ा एहतराम करता हूं आपका, हर चीज में जरूरी नहीं है कि उंगली की जाए, मुनासिब नहीं है ये। आप ही लोगों ने आज इस हिंदुस्तान में मोदी जी को एस्टेब्लिश कर रखा है। ऐसा मत बोला कीजिए हमारी वजह से ही जो बहुत हम कुछ किसी और पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, ना हम किसी की दलाली करते हैं, लड़ रहे हैं ना, हम किसी पार्टी की दलाली नहीं करते सर, हम इंडिविजुअल बात रखने आते हैं। आप एंडोर्स कर दीजिए ना हिंदू राष्ट्र को, जो संघ कह रहा है, आप बोल दीजिए आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में कभी नहीं बनेगा सर, नहीं है, भाजपा से समस्या नहीं है तो आप लोग चाहेंगे तो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में। विवेक शांत, विवेक जी ऐसा मत किया कीजिए ना, सबको आप एक तराजू में मत तोला कीजिए, जिसके ऊपर आते आप मैं तो आपका एहतराम करता हूं, लेकिन आप खुल के बोलिए ना भाजपा के खिलाफ। नहीं, आप ये अपील करता हूं आपसे, लेफ्ट पार्टी से आप आते हैं, क्या हैसियत बची है तुम्हारी जो आप दिन भर आकर के मुसलमानों की वकालत करते हो? भाई क्या हैसियत बची है आपकी जो दिन भर आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस देश के अंदर। हाँ, हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं का भी भला नहीं होगा। अरे तो हिंदू राष्ट्र की बात किसने करी है? बात कर रहा है हिंदू ना गौरव भाटिया ने करी, ना हिंदू मुसलमान से निकालना चाह रहा हूं। आप हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, मैं हिंदू राष्ट्र की हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा।
हाँ, मैं सिर्फ अपनी कौम की तरक्की की बात कर रहा हूँ, और है क्या देश संघ की का तरक्की की एजेंडा? बात कर रहा आप ही हूँ। बता दीजिए ना। इसमें गलत क्या झंडा लेकर बताइए ना मुझे। अच्छा एक सेकंड, सीरियस क्वेश्चन है। लेफ्ट में यहाँ पे किसी से भी बिल्कुल पूछूंगा, चलेंगे। लेफ्ट की पॉलिटिकल हैसियत क्या बची है आज के आप डेट के बताओ अंदर? क्या है? अच्छा बताइए, मैं अभी आप गौरव क्या भाटिया से करेंगे? अगर पूछूं, मान के चलो हमने आपको वोट दे दिया, आप क्या करेंगे? मैं एक सेकंड, लेफ्ट की पॉलिटिकल हैसियत विवेक जी क्या बची है? ऐसा मत करो ना आप भाई यार, बताइए सर, हम आप अपनी बता बात रहे हैं ना, रखने आप आए मुझे हैं, बताइए। हमें बात रखने आप दो बता अपनी। दीजिए सर, हम आप किसी बता पार्टी दीजिए का ना एजेंडा सर। लेकर के तो बैठे नहीं सर है। जिसके 2 सीटें थी, जिस भाजपा की, जिसका गीत आज गाया जा रहा है, उसकी क्या हैसियत थी? नहीं थी ना। आज भी मेरे 10 मेंबर पार्लियामेंट है, आज भी 16 एमएलए बिहार में है, आज भी त्रिपुरा में एमएलए हैं, आज भी प्राइम मिनिस्टर से माफी मंगवाई थी, सर आप जब बयान किसानों दीजिए को फिर आंदोलन औरंगजेब किया पे था। क्या है हैसियत आपकी ही पार्टी नहीं का है। स्टैंड? पूरे विश्व में वामपंथियों की बताइए हैसियत इसका है। स्टैंड है आपका? नहीं तो नहीं, एक सेकंड, पूरे विश्व की बात नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। भारत की बात करो ना भाई भाई। विश्व की बात, आप तो ऐसे बात हिंदुस्तान कर का रहे गिना दिया हैं, ना। आप ऐसे बात 16 कर रहे हैं एमएलए आपको जैसे बिहार के नहीं आप खुद दिखते, ट्रम्प हो गए। त्रिपुरा के यार एमएलए मुसलमानों आपको को नहीं तो दिखते, ऐसे बंगाल हलवा के बना के कॉर्पोरेटर रखा हुआ है आपको सारी नहीं सियासी दिखते, पार्टियों केरल की ने, सरकार आपको जिसकी नहीं धुन में दिखती। आता है नोच के खा लेता है, जो सेकुलर नाम पे आता है कोई नोच के मुसलमानों नहीं को खाता नोच है। के खा रहा है। विवेक हाँ, आप बीच में मत मोदी बोलिए, के ऐसा खिलाफ मत बोलो, करो भाजपा भाई। के खिलाफ देखिए, ये बोलो। ऐसे चर्चा नहीं हो मुसलमान सकती। उनके है। साथ खड़े हो और देश को बचाओ। अंसार रजा, आपसे अपील है देश मेरी। बचा हुआ है सर, न मोदी के बिगड़ने से देश बचेगा, न मनमोहन सिंह के बिगड़ने से देश बचेगा। भारत स्टेब्लिश है और 75 साल से वो रहेगा। इस भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, वो जब कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। मस्जिदों के चारों तरफ जुलूस निकलते हैं, तलवार लेकर के जब मस्जिदों के चारों तरफ ये जुलूस गलत निकलते हैं बयानबाजी ना, मत करिए, तो कोई आपके factual जैसे बात है लोग तो उसको रखिए आप। जस्टिफाई कर देते हैं। नहीं, ये आप एक बात बताइए बिल्कुल विवेक फैक्चुअल जी, बात है। एक मिनट बिल्कुल फैक्चुअल बात है। 2 दिन पहले सर मैं मान लिया मैंने। हाँ, आप एक अभी- बात अभी बताइए, डिबेट करी थी ना इसी विषय मस्जिदों पर। के सामने से अगर तलवार लेके जुलूस निकल रहे हैं और नारे लग रहे हैं, क्या किया आप लोगों ने भाई? हाँ, मरवाने के लिए तो हमें छोड़ दिया ना। हम लड़े। हम क्या लड़े? हम लड़े। कहां लड़े? हम लड़े। एक किसी ने वीडियो मरवाने दिखाइए के तो लिए आप नहीं अपना। छोड़ा है। एक वीडियो 70 दिखाइए साल तो आप अपना, जो आप लड़े हो। साल तक सत्ता मरने थी, के लिए मुसलमानों को छोड़ कांग्रेस दिया। और कम्युनिस्टों की है? और 6 बच्चे मर मुसलमान गए फर्स्ट ग्रेड संबल सिटीजन में। था। आप गए क्या? भाजपा की तरह नहीं। आपने किसी की मदद की क्या 2 रुपए की? अब सपा इस तो धर्म सरकार भक्ति में है आप। अंसार एक रजा, सेकंड, शांति इस शांति। सरकार में अंसार विवेक रजा, विवेक रोज विवेक तुमको देखिए, साबित करना। विवेक शांति। आप देखिए, टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पर एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग स्टोरी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। गौरव भाटिया, मैं पूछता हूं कि आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साबित करना पड़ेगा। विश्वास, सबका। एक सेकंड विवेक, आपको का ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, ये तरीका नहीं है भाई। अभी तक प्रोफेसर पाशा एक भी बारी नहीं बोले हैं, ये तरीका नहीं है। गौरव भाटिया, मैं आपके एक मंत्री का बयान पढ़ रहा हूं, रघुराज सिंह है। आप कहते हैं कि हम तो प्यार मोहब्बत फैलाते हैं, हम तो बहुत शांति करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। रघुराज सिंह है, वो कहते हैं कि तिरपाल से मस्जिदों को ढक दें आप लोग। मैं निवेदन करूंगा जैसे मस्जिदों को भी तिरपाल से ढकते हैं, तिरपाल का हिजाब बना लें। मतलब इस तरह की भाषा बोली जाएगी, और मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में ये रघुराज सिंह। वाई सिंह दर्जा प्राप्त मंत्री, एक दर्जा प्राप्त मंत्री, क्यों बोला उन्होंने ये बात? आपके नेता है। देखिए ऐसा है अमीश जी, मैं समझता हूं जो मंत्री जी ने कहा वो बयान बिल्कुल उचित नहीं है। उसको और प्रेम पूर्वक सरल भाषा में भी बताया जा सकता अच्छा, है। इसे प्रेम पूर्वक बोला जाए। बात सुनिए, हटाएंगे उनको। एक सेकंड, अंसार रजावन मैं बताता हूं कैसे। अब अगर मैं अपनी बात रख लूं, बिल्कुल रखिए आप ही आपकी की बात। अब ये कौन सा तरीका है? आप चर्चा एक लाइन के बाद कुछ गलत कह रहा हो, आपको कुछ कहना है तो आप बोलिए, या किसी और को कहना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बताता हूँ क्या कहने जा रहा हूँ, सुनिए। बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं आप। अरे रोड पे थोड़ी डिबेट हो रही है यार, टीवी भी चैनल पे हो रही है। मोहब्बत से बात कीजिए, जैसे हम मोहब्बत से बात कर रहे हैं। मैं आपका देखिए, नाराज होने का क्या मतलब है? पहली बात तो हमेशा नाक पे गुस्सा लेकर के घूमते रहते हो यार। इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, शांत हो जाइए। चलिए मौलाना जी शांत हो जाइए। ना मुझे गुस्सा आता है और ना मैं आपको आने दूंगा। सौहार्द पूर्वक बहुत प्यार से अपनी बात समझाऊंगा। सर आपके चेहरे से पता चल रहा है। अमीश भाई, ये एक एक लाइन पे रिबटल लेने के लिए यहाँ बैठे नहीं है। देखिए ये उचित तरीका नहीं है। सुनिए, सबसे पहले आप ही से प्रश्न पूछता हूँ, औरंगजेब महान थे या क्रूर शासक था? बताइए। चलिए, किससे पूछ रहे हैं? आपसे सवाल है। इतनी देर आपने बोला एक। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, फिर मेरी बारी मैं पूरी करूंगा। मतलब औरंगजेब महान था या क्रूर था, यही पूछ रहे हैं ना आप? क्रूर शासक था, बताइए। यही पूछ रहे हैं ना आप? बिल्कुल। आप लोग जो इतिहास पढ़ा रहे हो ना, जो इतिहास आप लोग पढ़ा रहे हो, नहीं, ये उत्तर वो नहीं है। सारे लोग जानते हैं आप सर। देखिए, चलिए सर सारे लोग बताओ, इतिहास आप जानते अपनी हैं, बात जो आप करो ना, पढ़ाने की आप कोशिश अपनी कर बात रहे हो। करो।
अब आप क्या आप कहते लोग हो? जो आप आपकी बताओ, जेली आप मतलब बताओ। जिनके छत्र छाया में अनिल आप भाई लोग रह देखा रहे आपने, हो, ये नहीं बता पाएंगे। उनको ऐसा काम आपने सौंप चलिए, रखा अब मैं अपनी है बात बताता कि अब हूं। कुछ जरूरत नहीं शांत, है आरएसएस शांत, की। शांत। आरएसएस की अब कोई जरूरत नहीं है, अब लगा दिया शांत आपने हो इंडिया जाइए। भारत पे अब उनको। अमित भाई इनको शांत अब भारत करिए। इंडिया पे ठीक लगा है, दिया एक उनको। गौरव कौन सा भाटिया तरीका है भैया भारत चर्चा पे। करने का? उत्तर दे नहीं पाए। गौरव फालतू भाटिया, बकवास गौरव कर रहे हैं। बता तो दिया ये कि जो तरीका इतिहास ठीक आप नहीं पढ़ा है। रहे हो वो लोग पढ़ रहे हैं। गौरव अरे भाटिया, चलिए, अच्छा पता है, सबने सुन लिया। सुन लिया ना? सुनिए अब अमीर भाई, आपने देखा, आपने ये बात देखी, ये प्रश्न एक वजह से पूछा था। क्या इनके मुंह से ये निकला कि क्रूर शासक था औरंगजेब? नहीं निकला। मालूम है क्यों? इनको मुसलमान होने का धागा जोड़ रहा है। ये वो वाले हैं जो कहते हैं 800 साल हुकूमत करी हिंदुओं पे। गुरु तेग बहादुर, शिवाजी महाराज इनके आदर्श कभी नहीं हो सकते। और 5 साल पहले तक, अभी एक डिबेट में ये बता रहे थे क्रूर शासक है। एक सेकंड, ये इनका एक वीडियो है, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। गौरव मेरा एक आपसे मिनट, प्रश्न है। एक मिनट सुन गौरव, लीजिए। ओके। अरे अमीर भाई एक मिनट रुक जाइए भाई, आप प्रश्न है तो रुक जाएगा, देखिए, 10 हो गया ना सेकंड क्या गुस्सा? हो जाएगा, सुनिए। नाराज हो ये गए ना? इनका वक्तव्य 5 साल पहले, सुनिए, 5 साल पहले एक्सपोज करने दीजिए मौलाना साहब को, अभी गुस्सा आएगा, देखिए ये सुनिए। आवाज क्लियर नहीं है गौरव भाटिया, आवाज क्लियर। मैं क्या सुनना डंके चाह रहे की हैं चोट मुझसे वो सुनिए, बताइए। क्या कह रहे? चुप रही है, चलिए बीच में मत बोलिए। नहीं, पहले तो नहीं, इज्जत नहीं, ये चुप करनी रहेगी, है, ये क्या भाषा है गौरव भाटिया? ये यार, 5 साल रोड पहले छाप क्या भाषा कह रहे थे? ये 5 रोड छाप साल भाषा पहले मत क्या बोलो, कह चुप रहे रहिए। थे? मैं आपको कह दूं कि आप चुप रहो। 5 कोई साल तरीका पहले थोड़ी क्या बात कह कर, रहे? इतनी ये बड़ी अमीर पार्टी भाई के ऐसे प्रवक्ता चर्चा हो सॉरी। आप, यही सलीका चलिए, सीखा इनको है क्या पहले अपनी बुलवा पार्टी लीजिए। से? ये तरीका ठीक नहीं है। तरीका चुप आप रहिए, गलत मेरी बारी करके में मत बात कर रहे बोलिए। हैं भाई। एक एक करके शब्दों की मर्यादा रखी जाए। भाटिया अमीर भाई, ये तरीका भाटिया नहीं है साहब डिबेट का, देखिए, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा आपसे। हमने अरे बीच में अपने ना पूरे बोलिए, बस आप 12-15 भाटिया साहब साल के बोलिए, ना कैरियर बोलिए, बीच में मत में बोलिए, आपके प्लीज। बहुत बड़े बड़े शांत। लीडरों के साथ डिबेटें किए भाई साहब, सब हम उनकी इज्जत करते हैं, वो देखिए हमारी ऐसा है इज्जत अमीर करते भाई, हैं। ये गलत तरीका है, मैं चुप नहीं हो नहीं, रहा हूँ। ऐसा और मत आप करो, जब समय ऐसा देंगे मत तब करो। बोलिए। अच्छा ठीक है, रोड छाप भाषा इस्तेमाल मत करो, पढ़े लिखे देखिए, वकील ऐसे- आदमी कोई हो कोई यार। कोई आप कोई आप बिल्कुल, आप पता है आप पिछले 20 साल से टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं और आप इससे अंसार कोई नहीं डिनायल है, लेकिन गौरव भाटिया अपनी बात को रख ले। गौरव भाटिया, आप मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो तिरपाल वाला बयान था ये दिया उस नेता ने, क्या उस पर कार्रवाई हो रही है? एक दूसरी नेत्री है आपकी, एक और हीरा है आपके पास, और वो है केतकी सिंह है भारतीय जनता पार्टी की। वो कहती है मैं महाराज जी से यानी योगी जी से डिमांड करती हूं कि मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल में अलग विंग बना दिया जाए। मतलब कमाल के लोग हैं जी। अस्पताल एक हॉस्पिटल का विंग बन रहा है, वहां पर एक नया विंग बना दिया जाए, मुसलमानों के लिए अलग विंग बनाया जाए। ये कितना शर्मनाक बयान है एक नेत्री का। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग उसके ऊपर? ऐसे चलाएंगे आप लोग? शांत हो जाइए, अब जी, दोनों बातों को शांत उत्तर नहीं, दीजिए। सवाल है गौरव भाटिया, हाँ, मैं सवाल है, बता सवाल दूं का कैसे जवाब चलाएंगे। दीजिए। शांत गौरव हो भाटिया जाइए जी तो जवाब बताऊंगा। दीजिए। सबसे पहले सुनिए, मौलाना साहब का वक्तव्य जो मैंने जनता को सुनाया 5 आप साल मौलाना साहब पहले, के ये कह रहे वक्तव्य थे, पे मैं अटके, मैंने डंके की केतकी सिंह चोट का पर सवाल कहता पूछा हूं। आपसे। तो मैं उत्तर दूंगा। अमीर भाई ऐसे देखिए चर्चा मत कराइए, मैं बिल्कुल आप हर नहीं, लाइन पे मुझे टोक नहीं सकते हैं। अगर आपको टोकना है आप टोकिए, तो प्लीज शांत हो जाइए। मैं दोनों बातों पे अपनी बात ठीक है, रखूंगा। रखिए, आप रखिए। अगर मेरा समय खत्म हो और मैंने बिल्कुल, बात ना आपका रखी एक हो मिनट तब और आप make your point, बोलिएगा। make your point, एक no हर more लाइन के interview। बाद बीच में आ जाना, प्लीज डोंट। थैंक यू। पहले मौलाना साहब का 5 साल पहले का क्या बयान था, सुनिएगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं औरंगजेब का फॉलोअर हूं, वो मेरे हीरो हैं। आज बदल गए, क्यों मालूम है? क्योंकि अब हिंदू जागृत हुआ है, अब हम भारत की बात करते हैं, हमारी जो चेतना है वो जागी है, और इसीलिए मैंने कहा हम अपना गौरव प्राप्त करेंगे। इसलिए ये पलटू राम यूटर्न ले रहे हैं। अब दूसरी बात, आपने कहा बयानों पे कार्रवाई की करी। राहुल गांधी ने जब डेंगू मलेरिया सनातन का विरोध किया था, हिंदुत्व को आतंकवाद कहा था, हिंदू कांग्रेस का आतंकवाद, प्रवक्ता उन पे है क्या यहाँ? कार्रवाई की बात करी थी? सुनिए, ठीक है, सपा अखिलेश यादव, उन्होंने कुंभ फालतू है मृत्यु कुंभ का समर्थन किया। कहीं भी कंकड़ रख दो, झंडा लगा दो, मंदिर हो जाता है। कार सेवकों पे गोली लगाई, क्या कार्रवाई हुई? अबू आदमी पे अभी क्या कार्रवाई हुई? और उसके बाद आरजेडी लालू प्रसाद यादव ने कहा फालतू कुंभ, क्या कार्रवाई हुई? मैं यहां राष्ट्र प्रवक्ता होने के बावजूद एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि अगर कोई भी नेता हमारी पार्टी से इस तरह का बयान देता है तो हम लोग समझते हैं उचित नहीं, बिल्कुल। है देखिए, और मेरा इसका प्रश्न, खंडन करते ठीक है हैं। गौरव, लेकिन- आपने बोला आपको लेकिन- मैंने सुनिए 1.5 मिनट दिया अपनी बात अब मेरी रखने के बात लिए। मेरा पूरी हो 20 जाए। सेकंड का प्रश्न है, ये केतकी एक सिंह बात और कहना और चाहता रघुराज हूं। सिंह, क्या आपको नहीं लगता इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? द वे उनका स्टेटमेंट आया है, दैट्स माय पॉइंट। हाँ, मैं अब बताता हूं। देखिए, एक बात भारत के मुसलमानों को भी सोचनी चाहिए।
जब हम ईद मना सकते हैं, बकरीद में उनके साथ हो सकते हैं, होली में आप कहो टच मी नॉट, मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे ऊपर रंग गिर जाएगा, तो मेरे धर्म पे आंच आ जाएगी। ये तरीका सही नहीं है सौहार्द का, और यही बात उत्तर प्रदेश में भी कही जा रही है कि आप मिलकर होली खेलिए। ठीक है, ठीक है गौरव, प्रोफेसर पाशा वेट कर रहे हैं। आप बिल्कुल पाशा साहब को बुलाइए। जी 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 जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, लेकिन क्या कोई भी त्योहार गुंडई भाषा का इस्तेमाल करके संवैधानिक पद पर बैठ करके गुंडों की तरह धमकी दे सकते हैं क्या आप? ये संविधान है? संवैधानिक पद है बताइए जरा। है नहीं, संवैधानिक पद क्या है? नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक पद पर नहीं है? ईद पे भी उन्होंने नहीं कहा कि वो पहलवान है, भाषा से निकल गया। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया? उन्होंने नहीं कहा क्या योगी आदित्यनाथ ने? क्या योगी जी ने नहीं कहा कि वो पहलवान है? इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि भाई त्योहार योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 52 जुम्मे आते हैं साल में 52 बार। ये फैक्ट है, ऑनर न्यूज़ ओके, अंसार रजा ऑन स्क्रीन, अंसार रजा, क्या 52 जुम्मे आते हैं नहीं आते? 52 जुम्मे आए या 152 आए आते? साल में कितने जुम्मे आते हैं? सबको मनाने का साल में कितने जुम्मे आते हैं? और जो योगी जी ने ये कहा है कि एक दिन रोक दीजिए, एक दिन रोक दीजिए, जुम्मा नहीं रुकता सर, ये फर्ज है हमारे लिए। अंसार जी आप सर ऐसा मत करवाइए। अंसार मौलाना अंसार रजा, आप अरुण जेटली से लेकर एक सेकंड पीयूष गोयल तक, उसके बाद नकवी जी तक, कपिल सिब्बल के साथ सबके आपने मेरे को एक जिम्मेदारी से बात बताइए, मैं आपसे बड़ा माजरत होकर सवाल पूछ रहा हूं, साल में कितने जुम्मे आते हैं? 52 जुम्मे। एक सेकंड, और होली कितनी आती है? एक आती है। बस अब यही बात को प्रोफेसर पाशा, साल में कितने जुम्मे और कितनी होली बताइए? और ये सेकुलर सियासत में औरंगजेब प्रेम जरूरी है क्या? अमीश देवगन जी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं यहाँ ऑडियंस के तौर पर हूं। नहीं, आप मेहमान के तौर पर हैं, आप देख रहे थे चर्चा कितनी गर्मा गर्म हो गई, और एक हमारे गेस्ट तो गिर भी गए। आपने पौन घंटे तक आपने मुझे आधा घंटा तो कार्यक्रम शुरू, 28 मिनट तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, बोलिए आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शो को मत गिराइए, इसकी गरिमा को मत गिराइए। आप जानते हैं कि देश किस तरह की परिस्थितियों से आज दो चार है, और हर बात को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देश बड़ा है और हिंदू मुस्लिम इस देश के नागरिक हैं। हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं, एक दूसरे के साथ पर्व त्यौहार मनाते हैं। रही बात एक ख़ास तरह की मानसिकता की, तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसको मुस्लिम फोबिया कहते हैं। और आज से नहीं, जब आरएसएस का जन्म हुआ था 100 साल पहले, तब से ये बीमारी लगी हुई है, और इस बीमारी का इलाज जनता करती आई है, इसके बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हुई। इसलिए हर बात को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से न देखिए। इसी चश्मे ने देश का विभाजन कराया था, इसी तरह की राजनीति थी, देश का विभाजन हुआ था उस समय, इसी तरह की राजनीति थी। तो अब कहना क्या चाह रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई हैं इस देश में रहने वाले, मैं इसका उत्तर तो जरा कुछ कहूंगा। जो क्रिश्चियन है, ये सब इस देश के सब नागरिक हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़िए जा करके। मैं औरंगजेब पर अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा इतिहासकार जो अथॉरिटी है वो पंडित विशंभर नाथ पांडे, बहुत बड़े गांधीयाई फिलोसफर थे। उन्होंने किताब लिखी औरंगजेब पे, और वो सारे शवाहिद, वो सारे एविडेंसेस उन्होंने उस किताब में दिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस किताब को पढ़िए। मैं इसके अलावा औरंगजेब पर कुछ नहीं कहना चाहता। आपको जो कहना है, जो करना है वो कीजिए। तो फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।